एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9th की कृतिका का चैप्टर पाठ नंबर 4 माटी वाली, और लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, माटी कहते हैं मिट्टी के लिए, तो इसमें एक मिट्टी वाली की कहानी है। और माटी वाली के ऊपर कहानी लिखने का क्या कारण रहा होगा लेखक ने, आइए समझने का प्रयास करें। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये कुछ स्त्री पुरुष दिखाए जा रहे हैं। घर, कच्चा घर बना हुआ है, झोंपड़ी जो कि मिट्टी से लीपी पोती जाती है, वो चीज़ है। तो ये जो पाठ है इस माटी वाली का, इसका जो सार है इस पाठ का, इसमें जो बताया गया है ये विस्थापन की समस्या पर आधारित है ये पाठ, और एक आम आदमी की पीड़ा से ये संबंधित कहानी है। किसी भी देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का होना अनिवार्य है, पर उनकी बलिवेदी पर न जाने कितने प्राणियों को मिटना पड़ता है, उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझना चाहता। तो इस पाठ में लेखक ने यही चीज़ बताई है, और इस पाठ में जो जिस समस्या को उभारा है वो समस्या कि विस्थापितों की उस भयावह, उस डरावनी समस्या को उभारा है जो टिहरी बांध बनाने में वो उत्पन्न हुई थी। टिहरी का आपने बांध सुना होगा, जो सबसे विशाल, सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। तो वहाँ ये समस्या उन गरीब, लाचार और असहाय लोगों को भी भोगनी पड़ी जिनके पास पुनर्वास स्थान पाने के लिए कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था, और ना ही ऐसी कोई ज़मीन थी। जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे बेचारे कहाँ जाते ऐसे में, उनका क्या होता। तो यही सब प्रश्नों के जवाब खोजने और उस उपाय, जो सकारात्मक उपाय करने की आवश्यकता आज है इस चीज़ की। और जो है इसमें विस्थापन की जो समस्या बताई गई है उसमें बड़ी त्रासदी समस्या पैदा करता है विस्थापन। अब इसमें जब टिहरी बांध बनाया जा रहा है तो इसमें लोगों के लिए इसके बदले कहीं अन्य जगह पर भेज दिया जाता है। विस्थापितों को रहने के लिए स्थान दे देने से ही लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, क्योंकि उनका बसा बसाया घर उजड़ जाता है। साथ ही सारी व्यवस्था और खेतीबाड़ी से भी उन्हें दूर होना पड़ता है। अब सरकारी आदेश का पालन भी करना लेकिन आवश्यक होता है। तो इस पाठ में भी यही चीज़ दिखाई गई है कि जब टिहरी बांध बनाया गया है और उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें एक माटी वाली भी है, ये उसी माटी वाली के ऊपर है। तो वो भी बेचारी अपने पूर्वजों से प्राप्त घर और ज़मीन जायदाद को नहीं छोड़कर जाना चाहती, क्योंकि ऐसा कर पाने में हर किसी को ही कष्ट होता है। अब क्या किया जा सकता है इसमें, तो ये चीज़ इस पाठ में बताई गई है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं कि माटी वाली जो एक टिहरी शहर है उसमें घूम घूम कर अपनी लाल मिट्टी बेचती है। पाठ की शुरुआत करते हैं माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कनस्तर, जिसे पीपा भी बोलते हैं, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, यानी वो मिट्टी का काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है उसका कंपटीटर। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। आपने देखा होगा गांव देहात में जब चूल्हे जो बने हुए होते हैं तो उनकी लिपाई पुताई भी होती है, उन पर लिपाई होती है, तो वो लाल मिट्टी है उससे लिपाई होती है, सफाई की जाती है चूल्हे की खाना बनाने के बाद।
तो वही चीज़ बता रहे हैं। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों, यदि जो कच्चे घर हैं उनकी बात हो रही है, कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई के करने के लिए लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली की ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए ये गोल डिल्ले यानी सिर पर बोझ रखने के नीचे रखने के लिए बनाई गई कपड़े की गद्दी। डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल कर फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ पर भी आ जाना। अब इसमें जो बताया गया है कि माटी वाली के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भागीरथी और जो भीलांगना नामक नदियाँ हैं उनके तटों पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह से लेखक बता रहे हैं कि वो रेतीली है और उस मिट्टी से लिपाई पुताई का काम नहीं हो सकता। तो शहर के प्रत्येक घर में यानी जो सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम चूल्हा जलाया जाता है तो हर बार उसकी लिपाई पुताई भी होती है और उसके लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है। कभी कभी घर के दीवारों और सब जगह भी मतलब। तो पूरे शहर में लाल माटी पहुंचाने वाली केवल एकमात्र स्त्री यही है। वो कौन है? माटी वाली। शहर का प्रत्येक व्यक्ति माटी वाली और उसके कंटर को रोज देखता है और बरसों से लगातार माटी वाली इस कार्य को कर रही है। उसी के कारण शहरवासी उसके साथ साथ कंटर को भी भली भांति पहचानने लगे हैं। अब वो लड़की कहती है मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ पर आ जाना। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया है। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में गुम हो गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक गहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब यहाँ जो कहा गया है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था, तो उसका कारण ये रहा होगा कि माटी वाली के पास इसलिए ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि उसका गांव टिहरी नगर से इतना दूर था कि उसे वहां पहुंचने और आने में 1 घंटा लगता था। वह सारे दिन माटा खान से माटी खोद खोद कर लाल मिट्टी घर घर पहुंचाती थी और उसके पास ना कोई ज़मीन थी ना अपनी झोंपड़ी। सारे शहर में वह अकेली थी जो लोगों के घर मिट्टी पहुंचाती थी और अधिक व्यस्तता के कारण वह और कुछ बेचारी सोच ही नहीं सकती थी। मालकिन के प्रकट हुआ तो मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगे। गरीबी का ये हाल है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले सद्दाबासी सा कुछ है नहीं अभी, बस इसी चाय के साथ निकल जा।
माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से अब पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने अपने अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। अब यहाँ पर भूख मीठी या भोजन मीठा से तात्पर्य लेखक ने बताया है कि खाने वाला व्यक्ति जब भूखा होता है तब उसे भोजन बड़ा ही पसंदीदा और स्वादिष्ट लगता है। यदि उसे भूख नहीं लगी हो तो उसे तमाम अच्छे व्यंजन, कितने भी अच्छे व्यंजन रख दो लेकिन उसे अच्छे नहीं लगेंगे। और भूख में रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। इसलिए भूख मीठी और भोजन मीठा से तात्पर्य लेखक ने ये बताया है कि स्वाद भोजन में नहीं भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी मीठा लगने लगता है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर दो दो पैसा जमा करते रहने के बाद उन्होंने खरीदी होंगी ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का जरा पूछो, दाम सुनकर चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, भांडे यानी बर्तन, या फिर कांच के या फिर चीनी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। पुरखों की चीज़ से मतलब यह है कि पूर्वजों के, लेखक ने बताया है इसमें कि पूर्वजों के परिश्रम से बनाई गई पुरानी वस्तुएं उनकी याद भी दिलाती हैं, और पीढ़ियों से चली आ रही इस धरोहर को वे विरासत भी कहते हैं। तो उनका यही कहना है कि ये इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत की होगी और इसका अंदाज़ा मुश्किल है। अब लोग धरोहर का मूल्य समझे बिना औने पौने दामों में चीज़ों को बेच देते हैं। आज के दौर की सस्ती वस्तुएं खरीदकर अपने पूर्वजों की यादें तक नष्ट कर देते हैं। तो लेखक का कहना यह है कि हमें पूर्वजों की बनाई वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए, जैसे कि उसने पीतल के बर्तन सहेज कर रखे हैं। तो आगे कहानी पढ़ते हैं। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं। वो बेचारी दुखी है माटी वाली, क्योंकि वहाँ पर टिहरी बांध बनने वाला है और यहाँ से लोगों के लिए भगाया जा रहा है, मतलब दूसरी जगह उन्हें बसाया जाएगा। लेकिन अब ये बेचारी क्यों कह रही है ये आगे पता चलेगा आपको। चाय खत्म कर माटी वाली ने अपने एक हाथ से अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वो ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त यानी जो कमज़ोर सा है, बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। रसोई यानी खाना। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। गरीब आदमियों की तो बस इतनी एक ख्वाहिश है। अब वो बेचारी गरीब है माटी वाली, तो उसकी तो बस ये एक तरीके से जैसे जमा पूंजी सी है, उसे लेकर बेचारी 3 रोटियों के लिए लेकर जा रही है। बुढ़े के लिए लेकर जा रही है। उसके घर पहुंचते ही आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। उनकी विचारों की जो मंजिल है वो बस खाना खाने तक ही सीमित है।
साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है अभी नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के पास भी इतना भी नहीं है कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में वक्त बीत जाता है। अब जो वो रोटियों का हिसाब लगा रही है तो उसका रोटियों का लगाने का जो हिसाब है, लेखक ने माटी वाली की इस मजबूरी की ओर इशारा कर रहा है कि घर की बेचारी जो मालकिन थी उन्होंने माटी वाली पर तरस खाकर 1-2 रोटियां जो साग भाजी के साथ दे देती थी। अब वो बेचारी माटी वाली मिली हुई रोटियों का हिसाब लगाती थी कि इतनी रोटियां मैं स्वयं खाऊंगी और इतनी बची रोटियां मैं अपने बूढ़े पति के लिए ले जाऊंगी। उसका रोटियों का यूँ हिसाब लगाना लेखक ने माटी वाली की मजबूरी, गरीबी और विवशता को दर्शाया है कि वह कठिन परिश्रम करती थी और वहाँ से घर जाने पर उसके पास खाना बनाने की चीज़ें, और हकीकत यह है कि उसे समय भी नहीं होता था। और लेखक ने ये भी इसमें बताया है कि माटी वाली को घर घर माटी पहुँचाने में इतनी आय भी नहीं हो पाती थी कि वह अपने लिए साग सब्जी बेचारी खरीद सके, और घर की मालकिनों द्वारा रोटियों में से कुछ खाकर और कुछ बचाकर अपने बीमार पति के लिए घर पर ले आती है। रोटियों को वह रूखी सूखी ही खा लिया करता। माटी वाली रोज़ अपने पति को रूखी रोटी खिलाने पर बहुत दुखी और विवश थी। वह 3 रोटियां जैसे कि बचाकर अभी ले जा रही है और सोच रही है कि आज एक पाव की मतलब कुछ प्याज खरीद कर अपने रोटी के साथ बूढ़े को कुछ खिला पिला दूंगी रोटी के साथ, जिससे कि वो बड़ा खुश हो जाएगा। ये सब बातें बड़ी गरीबी की व्यवस्था की ओर इशारा कर रही हैं। लेखक ने इस व्यवस्था को इसमें दिखाया है माटी वाली के माध्यम से। ढोने में बीत जाता है, घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोंपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। यानी जो माटी वाली रह रही है वो उसकी अपना घर नहीं है, वो उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, बल्कि गांव के एक ठाकुर की ज़मीन है। उस पर इसने माटी वाली ने अपनी झोंपड़ी बना रखी है और उसमें रहने के बदले उस ठाकुर के घर में उसे कई तरह की बेगार करनी पड़ती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंचती है। मतलब इस तरीके का हिसाब लगाना बड़े गरीब आदमी की व्यवस्था को इसमें जाहिर कर रहा है। और वो हिसाब लगा रही है कि 1 रोटी उसे खिलाएगी, 1.5 उसे खिला देगी, 1.5 खुद खाएगी, और आज तो वो मैं पाव भर प्याज भी ले जाऊंगी और बूढ़े को प्याज कूट कर तल कर दूंगी, जिससे वो बड़ा खुश हो जाएगा। गरीब आदमी इससे ज़्यादा बेचारा कुछ सोच ही नहीं पाता। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह आज नहीं चौंका। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी जो उसका माटी वाली का पति था वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है? तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरा नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें कब ज़मीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। ज़रा क्रूरता देखिए आप। मतलब ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप साहब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब आदमी की भावनाओं को समझें ही नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, ये बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले
कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए साहब। इस कहानी में ये कहने का जो माटी वाली ने कहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए साहब, इसका अर्थ ये है कि उसके पास ना तो अपनी कोई घर, न ज़मीन, न माटा खान था। वह तो बेचारी ठाकुर की ज़मीन पर झोंपड़ी डाल कर रह रही थी। और जब वह, जैसा कि बताया है कि वो घर से लौटी है, उसके पति मर चुका है, उसके सामने सबसे बड़ी पहली जो मुख्य समस्या आई है विस्थापित होने की नहीं, बल्कि अपने पति के अंतिम संस्कार की थी, क्योंकि शमशान घाट पानी में डूब चुके थे। घर और शमशान में उसके लिए कोई अंतर बेचारी के लिए नहीं रह गया, माटी वाली के लिए। तो वह सोचती है कि गरीब आदमी का सब कुछ छिन रहा है, मृत्यु के बाद उसे शमशान तक में स्थान नहीं मिल पाएगा। इसलिए पागल होकर, बावली होकर वह अपने हृदय की व्यथा को स्पष्ट करते हुए, प्रकट करते हुए कह रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए साहब। तो ये जो विस्थापन की समस्या जो लेखक ने उठाई है, ये देश की प्रगति के लिए किया गया भूमि अधिग्रहण, किसानों, मजदूरों आदि के लिए विस्थापन की बड़ी त्रासदी समस्या को पैदा करता है। और विस्थापितों को रहने के लिए स्थान दे देने से केवल समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, उनका बसा बसाया घर उजड़ जाता है और हर चीज़ से उन्हें दूर हो जाना पड़ता है। और जो बहुत से लोग इस दुख को नहीं सह भी नहीं पाते हैं और बहुत से पागल हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन लोगों की स्थिति और भी ख़राब होती है जो किसी ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि माटी वाली रह रही है, पर उनके पास, क्योंकि उनके पास ज़मीन का कोई प्रमाण पत्र ही नहीं होता, तो प्रमाण पत्र के अभाव में वे नई जगह पर अपने आवास भी नहीं बना सकते। उनके पास तो तब कुछ भी नहीं रह जाता है। तो ये इस तरीके से इसमें लेखक ने विस्थापन की समस्या को उभारा है। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।